आज हम 9वीं कक्षा की लोक भारती की हिंदी में जो पहली कविता है चांदनी रात वह पढ़ेंगे। चांदनी रात इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। हम मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय पहले देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आधुनिक काल में जो खड़ी बोली में कविता लिखने वाले कवि हैं उनमें मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साकेत जो महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य है, और रंग में भंग, राजा प्रजा आदि इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। अब प्रस्तुत कविता जो है चांदनी रात, इसके संबंध में कुछ जानकारी लेते हैं। खंड काव्य, देखो ये चांदनी रात ये जो कविता है या पद्यांश है तो उनके पंचवटी इस खंड काव्य से यह पद्यांश लिया गया है। तो खंड काव्य यानी क्या, ये पहले देखते हैं। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। खंड काव्य में जीवन की कोई एक घटना पर आधारित वर्णन किया हुआ होता है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो पंचवटी नाम का खंड काव्य लिया है उससे ये अंश लिया गया है, पद्यांश लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। कवि ने इस कविता में या इस पद्यांश में कवि ने रात के, विशेषतः पूनम की जो रात होती है जिसमें पूरी तरह से चंद्र निकला हुआ होता है, और उस चांदनी रात का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर चित्रों में चित्रित किया है इस कविता में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु यानी सुंदर, कवि क्या कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल यानी जो स्थिर नहीं है, यानी जो अस्थिर है। यानी अब कवि क्या कहते हैं, ये सुंदर ऐसे चंद्र के, पूनम की रात का वर्णन है, पूरा चांद निकला हुआ है और इस पूरे चांद की जो चंद्रमा की रोशनी है या चंद्रमा का शीतल प्रकाश है वह धरती पर, पानी में और धरती पर, जल और स्थल, जल यानी पानी, थल यानी जमीन, जमीन और पानी में यानी हर ओर, इस धरती पर हर ओर ये चांद की रोशनी फैली हुई है। और ये किरणें कैसे हैं, चंचल है, चंचल है यानी अस्थिर है, क्योंकि कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि ये किरणें क्या कर रही है, खेल रही है। खेलना यानी जो स्थिर नहीं हो है, अस्थिर है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। ये किरणें कहाँ कहाँ खेल रही है, यानी ये चांद की रोशनी कहाँ कहाँ फैली हुई है, पानी में फैली हुई है, ज़मीन पर फैली हुई है, हर जगह प्रकृति में ये चांद की किरणें फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में ना। ये चांदनी जो है, कवि कल्पना करते हैं कि ये चांदनी कहाँ कहाँ बिछी हुई है। अवनी यानी धरती और अंबर यानी आकाश, यानी आकाश से लेकर धरती पर हर जगह यह क्या चांदनी क्या हुई है, बिछी हुई है। यानी आकाश में चांदनियाँ टिमटिमा रही है और ये आकाश में दिखाई दे रही है चांदनियाँ या चमकने वाली चांदनियों की रोशनी नीचे पानी में भी दिखाई देती है। यानी अब ये चांदनियाँ कहाँ पर है, ये चांदनी आकाश में भी है और ये चांदनी ज़मीन पर भी है। यानी हर जगह ये चांदनी क्या हुई है, फैली हुई है, बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक यानी आनंद, खुशी है ना। धरती क्या कर रही है, ये चांदनी रात का वर्णन कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ है कि इस चांदनी रात में ये जो शीतल छाया चांद की हर जगह फैली हुई है, ये जो सुंदर रात है, मनोहरी रात है, इसके कारण और प्रकृति भी इस रात में, इस रात का सौंदर्य देखकर, इस रात की शीतलता चांद की देखकर प्रकृति भी क्या हो गई है,
खुश हो गई है। ये धरती भी क्या कर रही है, अपना आनंद प्रकट कर रही है। और इस प्रकृति के, इस धरती के जो जो अंग है उसके द्वारा ये धरती क्या कर रही है, अपनी खुशी या अपना आनंद क्या कर रही है, प्रकट कर रही है। अब जो जो धरती पर है वह सारा इस धरती का क्या है, एक अंग है। जैसे ये धरती किस तरह से अपना आनंद प्रकट कर रही है, हरित तृणों की नोकों से। हरित यानी हरे भरे, तृण यानी घास, यानी धरती पर जो उगी हुई घास है उनके जो नोक है, नोक यानी सबसे ऊपरी भाग, ये क्या कर रहा है, ये हवा में डोल रहा है। ये नोक के हवा में डोल रही है। मानो कभी कल्पना करते हैं कि जैसे ये हवा में डोल कर क्या कर रहे हैं, इस चांदनी रात का जो आनंद है वो आनंद से आनंदित होकर अपना आनंद क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। यानी धरती किसके द्वारा अपना आनंद व्यक्त कर रही है, हरे घास के द्वारा। ये हरी भरी जो घास है उसके नोकों के द्वारा धरती अपना आनंद क्या कर रही है, व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ तरुओं के द्वारा, यानी ये जो पेड़ पौधे हैं इनके द्वारा भी धरती अपना आनंद या अपनी खुशी जाहिर कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी जो धीरे धीरे, पवन यानी हवा, झूमना यानी डोलना, तरु यानी वृक्ष, मंद यानी धीरे धीरे, पवन यानी हवा, यानी इस सुंदर रात में हवा भी धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है। और पेड़ भी क्या कर रहे हैं, वृक्ष पेड़ भी क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं आनंद के साथ इस मंद चलती हुई हवा के झोंकों पर। इस तरह से धरती हरित तृणों से यानी हरी भरी घास के द्वारा तथा वृक्षों के द्वारा झूम कर डोल कर अपना आनंद व्यक्त कर रही है कि इस चांदनी रात में धरती भी बेहद खुश है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कितनी अच्छी तरह से, कितने सुंदर तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस चांदनी रात का वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि कि कितनी स्वच्छ चांदनी है ना। पूनम के दिन पूरी तरह से क्या होता है, चांद निकला हुआ होता है, उस चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई होती है, वह चांदनी एकदम स्वच्छ है। इस आकाश में चांदनी एकदम स्वच्छ और चमकीली दिखाई दे रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध यानी एकदम शांत, निशा यानी रात। रात कैसी है, एकदम शांत है। यानी रात में जैसे सारे प्रकृति का हर सजीव या प्रकृति में जितने भी सजीव है वह रात में क्या, उनका आराम करने का समय होता है तो वह सोए हुए होते हैं। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, निशा यानी रात कैसी है, एकदम निस्तब्ध है यानी शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। सुमंद यानी ऐसे सुमंद, सु यानी अच्छा और मंद यानी धीरे धीरे, गंध यानी खुशबू। कवि क्या कहते हैं, ये इस रात में बहने वाली खुशबू, रात में फूल जो खिलते हैं जिनके कारण खुशबू हवा में फैलती है, वह कैसी है, स्वच्छंद है यानी मनमौजी है। जहाँ उसका जी करता है वहाँ हवा के साथ ये खुशबू क्या होती है, फैलती है। और ये खुशबू या ये सुगंध हवा पर कैसे फैल रही है, हवा के साथ कैसे फैल रही है, इस वातावरण में धीरे धीरे फैल रही है, जिसके कारण सारा वातावरण क्या हो गया है, सुगंधित हो गया है। और इसीलिए कवि कहते हैं निरानंद है कौन दिशा। निरानंद यानी बिना आनंद के, उदास। यानी कवि क्या कहते हैं, इतने सुंदर वातावरण में, इतने सुगंधित वातावरण में, इतने मन को छू लेने वाले, मन को भाने वाले इस चांदनी रात में कोई पृथ्वी की दिशा उदास नहीं है। यानी सारी दिशाएं कैसी है, इस वातावरण में आनंदित है। कोई ऐसे इतने गंधित, इतने अच्छे वातावरण में, इतने सुगंधित वातावरण में प्रकृति का कोई जीव कैसा नहीं रह सकता, या कोई दिशा कैसे नहीं रह सकती, बिना आनंद के नहीं रह सकती। यानी आनंदित है और अपनी खुशी हर कोई क्या कर रहा है, अपने अपने तरीके से व्यक्त कर रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, है ना। रात में सोए हुए, सारे सजीव सोए हुए हैं। अब सभी सोए हुए हैं यानी सारे कार्य, है ना, वह बंद है क्या, नहीं। नियति बंद नहीं अब भी चलती है नियति नटी के कार्यकलाप।
कार्यकलाप यानी जो गतिविधियां है इस पर्यावरण में होने वाली गतिविधियां वह अपने तरीके से अपने गति से चलती ही रहती है, वह कभी बंद नहीं होती है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। पर ये जो सारी गतिविधियां है, ये जो सारे काम है नियति में, सृष्टि में होने वाले, ये अखंड या निरंतर होते रहते हैं। दिन हो या रात हो, रात है तो सजीव सो जाते हैं, पर फिर भी ये कार्य या गतिविधियां सृष्टि की बंद पड़ती है ऐसा नहीं है। पर रात में ये गतिविधियां भी कैसे होती है? एकदम एकांत भाव से, है ना, और एकदम शांत और चुपचाप तरीके से सृष्टि के सारे कार्य निरंतर चलते रहते हैं। पर उनमें कैसे ये कार्य चलने के बावजूद इनमें कोई हलचल या इनमें कोई शोर नहीं होता है, बल्कि एकदम शांत और चुपचाप तरीके से नियति अपना कार्य करती ही रहती है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेरना यानी फैला देना, वसुंधरा यानी धरती। धरती क्या कर रही है इस चांदनी रात में? जैसे मानो धरती ने मोती क्या कर दिए हैं, हर जगह मोती फैला दिए है। वो कब फैलाया है? सबके सोने पर। क्यों कवि ऐसा कहते हैं कि सबके सोने पर वसुंधरा मोती फैलाती है? यानी कवि ने कितनी अच्छी तरह से कल्पना की है। देखो कि आकाश में जो चांद और चांदनियाँ दिखाई देती है वह यानी सुंदर मोती क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। ये कब निकलते हैं? चांद कब दिखाई देता है? रात में दिखाई देता है। यानी सबके सोने पर वसुंधरा क्या करती है? हर जगह ये मोती क्या कर देती है? फैला देती है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि यानी सूरज, और जैसे ही रात के बाद दिन निकलता है, सूरज उगता है, सारे ये जो मोती है क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। यानी वह सूरज की रोशनी के कारण होते आकाश में ही है, पर दिन में सूरज की रोशनी के कारण वह दिखाई नहीं देते। तो कवि क्या कल्पना करते? जैसे ही सुबह होती है, सूरज आता है और ये फैलाए हुए सारे मोती क्या कर लेता है? बटोर लेता है, यानी जमा कर लेता है सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और अपनी सारी विरामदायिनी, अपना सारा विराम या आराम के क्षण वह सूरज किसे दे जाता है? संध्या को दे जाता है, शाम को दे जाता है। क्योंकि दिन भर हम सारे सजीव या हम सभी अपने अपने कार्यों में, अपने अपनी गतिविधियों में, कामों में व्यस्त रहते हैं। हर जगह हलचल शोर रहती है, पर जैसे ही शाम होती है और शाम के बाद रात होती है, धीरे धीरे सब कुछ शांत होता जाता है। सारे सजीव धीरे धीरे शांत होकर निद्रा के आहोश में खो जाते हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि सूरज क्या करता है? जाते जाते अपनी सारी विरामदायिनी, अपना सारा विराम किसको दे जाता है? संध्या को, यानी शाम को दे जाता है। और इस विरामदायिनी को पाकर ये संध्या या शाम, जिसका शरीर क्या होता है? एक नया ही रूप जिसका दिखाई देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और इस शाम का सुंदर रूप हमें रात में दिखाई देता है। पंचवटी के छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, है ना। पंचवटी अब ये कविता, यानी ये जो पंचवटी कविता है, तो राम, सीता और लक्ष्मण जब उन्हें वनवास में जाना पड़ा कि कैकेयी ने 2 वर मांग लिए, और ये वर राजा दशरथ ने कैकेयी को दी। पहला वर था कि राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेगा। और दूसरे वर से कैकेयी ने ये मांग लिया कि राम 14 साल के लिए क्या करेंगे? वनवास में जाएंगे। तो इसके कारण प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए थे। और वो जब गए थे तो पंचवटी में उनका वास्तव्य था। यानी इस कविता में चांदनी रात का सुंदर वर्णन तो इस पद्यांश में आया ही है, साथ ही साथ इसमें लक्ष्मण का वर्णन भी आया हुआ है। अब इस वनवास के इस काल में श्री राम कहाँ रहते हैं? पंचवटी में रहते हैं। पंच यानी 5 और वटी यानी वृक्ष। वह 5 वृक्ष कौन से हैं वहाँ के? बेल, वट, पाकड़, अशोक और पीपल। यानी जहाँ पर रहते हैं वहाँ 5 तरह के वृक्ष हैं, जिनकी छाया में एक पत्तों से बनी हुई एक कुटीर यानी
पंचवटी यानी 5 पौधे, ये 5 प्रकार के पौधे वहाँ पर है और इनकी छाया में, इनके आश्रय में एक कुटिया बनी हुई है। वह कुटिया या झोपड़ी किससे बनाई हुई है? पर्णों से, पत्तों से बनाई हुई है, घास पत्तों से बनाई हुई है। और इस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ शिला पर, शिला यानी बड़ा पत्थर, इस झोपड़ी के सम्मुख यानी एकदम सामने एक बड़ा सा पत्थर है और उस पर एक वीर बैठा हुआ है। वह वीर कैसा है? धीरज वाला है और कैसा है? निर्भीक है। निर्भीक यानी निडर। अब देखो, पंचवटी के छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी पंचवटी के इन 5 वृक्षों के छाया में एक पत्तों से झोपड़ी बनाई गई है और झोपड़ी के ठीक एकदम सामने एक बड़ी सी शिला है या बड़ा सा पत्थर है जिस पर एक धीर वीर ऐसा युवक बैठा हुआ है जो मन से कैसा है? निर्भीक है, निडर है, साहसी है। ये वीर यानी कौन है? ये लक्ष्मण है। ये क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण उस झोपड़ी के सामने, इस रात के, आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी है पर तब भी वह सोए नहीं है। वह उस शिला पर बैठे क्या कर रहे हैं? जाग रहे हैं। जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखो कवि क्या कहते हैं? जाग रहा यह कौन धरनुर, धरनुर यानी धनुर्धर, तीरंदाज, बहुत अच्छी तरह से जो तीरंदाजी में माहिर है उसे धरनुर या धनुर्धर कहा जाता है। तो कवि क्या कहते हैं? जाग रहा यह कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन यानी पृथ्वी के सारे सजीव जिस वक्त सो रहे हैं उस वक्त ये युवक या ये धनुर्धर या ये तीरंदाज क्यों जाग रहा है? क्यों वह उस शिला पर बैठकर पहरा दे रहा है? और वह कैसे दिखाई देता है? भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी यानी भोग लेने वाला, हर चीज़ का या हर प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने वाला, उसे भोगी कहा जाता है। और कुसुम यानी फूल, आयुध यानी शस्त्र, यानी कुसुमायुध यहाँ पर कामदेव। ये कैसा है? ये बैठा हुआ युवक कामदेव जैसा सुंदर है, भोगी दिखाई देता है, यानी राजकुमार है और कामदेव जैसा सुंदर है, पर फिर भी वह कैसा दिखाई देता है? योगी। भोगी होकर भी वह योगी जैसा अब दिखाई दे रहा है ना। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी दिखने में तो किसी राजा के राजकुमार जैसा दिखाई देता है और लक्ष्मण राजकुमार ही होते हैं, राजा दशरथ के पुत्र होते हैं, पर फिर भी अब वह कहाँ रह रहे हैं? श्री राम, लक्ष्मण और सीता, यानी इतने बड़े राजवंश के राजपुत्र या बहू होने के बावजूद अब वह कहाँ रह रहे हैं? इस वन में रह रहे हैं, इस जंगल में रह रहे हैं और अपने राजसी पोशाक उन्होंने राजमहल में ही त्याग दिए थे और अब वह एकदम सादे पोशाक में इस जंगल में, इस पंचवटी में है, जो फिर भी राजकुमार है। ये उनके आभा से, उनके व्यक्तित्व से झलकता है या दिखाई दे रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं जाग रहा ये कौन धरनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी लक्ष्मण वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे? तो लक्ष्मण वहाँ पर पहरा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके घराने की जो बहू थी सीता, जो अपने पति के साथ अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए वनवास के लिए निकल पड़ी थी और जंगल में उनका वास्तव्य था। कहीं से भी कोई भी जानवर या राक्षस जिनका हमला होने का हमेशा आशंका रहती थी, तो उस सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण वहाँ पर क्या कर रहे थे? पहरा दे रहे थे। तो